गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लव क्लासेस। आज हम अपना जो हमारा पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, उसको एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। लेखक परिचय, पाठ प्रवेश और जो हमारे पाठ का सेकंड पार्ट है झेन की देन, उसको पूरा एक बार और रिवाइज करेंगे। उससे संबंधित जो असाइनमेंट्स है चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही किस आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। मतलब जब वो स्टूडेंट थे, जो हमारे पाठ के जो लेखक हैं वो जब स्टूडेंट थे उसी समय से उन्होंने अलग अलग प्रकार के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। तो जो सबसे पहले आंदोलन में भाग लिया उस आंदोलन का नाम हमसे पूछा गया है। तो कौन सा आंदोलन था? गोवा मुक्ति आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, गोवा भी पहले पुर्तगाल के अंडर्स में आता था, तो इसीलिए उन्होंने भी गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। हमारा दूसरा प्रश्न है कि केलेकर जी की कितनी पुस्तकें कोंकणी मतलब भाषा, एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इस तरीके से कोंकणी भी एक भाषा है। तो उसमें कितनी जो रचनाएं हैं, उनकी कितनी पुस्तकें उसमें प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, उसकी गिनती बतानी कि कोंकणी भाषा में कितनी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो कितनी है? 25 यानी 25 मीन्स 25 पुस्तकें उनकी कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई है? कोंकणी भाषा। चलिए अगला देखते हैं। झेन की देन से जो संबंधित है कि जापान के लोगों की दिनचर्या कैसी थी, उनका डेली का रूटीन कैसा था। तो कैसा था कि वो दिन भर व्यस्त रहते थे, और एक तो होता है बिजी होना, एक होता है बहुत ज़्यादा बिजी होना, और उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यस्त रहना, व्यस्तता। तो कैसी थी उनकी दिनचर्या? व्यस्ततम मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त होना, बहुत ज्यादा व्यस्त होना। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पाठ में एक पंक्ति आई है कि यहाँ पर 80% लोग, जापान में 80%, 80% जो लोग हैं वो मनोरुग्ण हैं, मीन्स मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा ये बात जो कही है वो किसने कही, किससे कही? लेखक से किसने कही? तो किसने कहा? लेखक के मित्र ने कहा। उसको इंफॉर्मेशन लेखक को किसने दी? लेखक के मित्र ने। लेखक के मित्र ने ही बताया कि यहाँ पर जापान के जो लोग हैं वो 80% मनोरुग्ण है, मानसिक रूप से बीमार हैं, तनावग्रस्त हैं, डिप्रेशन में। हमारा अगला प्रश्न है कि टी सेरेमनी, जिसे हम चा नो यू के नाम से जानते हैं, आखिर वो टी सेरेमनी होता क्या है, उसका मतलब क्या है? जापान में चाय पीने की एक विधि का मतलब क्या होता है? तरीका। एक विधि को टी सेरेमनी बोलते हैं या कहते हैं, टी सेरेमनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में एक और शब्द का प्रयोग किया गया है जो जापानी भाषा का ही है, तातामी। तो जैसे चा नो यू का अर्थ क्या है? टी सेरेमनी, ऐसे ही एक और शब्द है तातामी। तो उस तातामी शब्द का अर्थ क्या है? तो तातामी को क्या कहते हैं? क्या होता है उसका अर्थ? चटाई का हम लोग बोलते हैं ना, मैट, नीचे जिसे बिछाने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तातामी को क्या कहते हैं? चटाई। ओके, हमारा अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे किसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है।
लोगों को मानसिक बीमारी होने लगी व्यस्त रहने से। मानसिक बीमारी जब होती है तो तनाव में होता है दिमाग, और क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे तो बहुत ज़्यादा सोचते थे, उनका दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता था, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहता था। लेकिन आखिरकार जब बैठकर एक आराम से पूरे शांत वातावरण में वो लोग चाय पीते थे तो कहा गया है कि धीरे धीरे रफ्तार धीमी होने लगी। तो किसकी, वो पूछा गया, दिमाग की रफ्तार धीमी होने लगी, दिमाग की। ओके, अगला प्रश्न है कि असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या होते हैं झूठ, बेकार है, उसमें उनमें सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में किन दो कालों का वर्णन किया गया है, और किन कालों को मिथ्या या झूठ माना गया है? भूतकाल और भविष्य काल। जो बीत गया उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और भविष्य जो आने वाला है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वर्तमान ही है जिसको हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लेकिन भूतकाल जो बीत गया उसका किसी पर कोई भी हाथ नहीं होता, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो इसीलिए दोनों को मिथ्या कहा गया है। किस किस को? भूतकाल को, भूतकाल कहते हैं जो बीता हुआ समय होता है, और भविष्य काल, भविष्य काल होता है जो आने वाला हमारा समय होता है। इन दोनों को ही मिथ्या कहा है। किसने? लेखक। ओके, तो वह भूतकाल और भविष्य काल पर किसी का भी कोई भी जोर नहीं चलता, सिर्फ वर्तमान में ही रहकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।